नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। स्वास्थ्य महकमे में रिश्तेदारों को पोस्टिंग दिए जाने पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सफाई दी है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मेरा ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई गांव वाला। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कई सवालों के जवाब बेबाकी से दिए हैं। डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों के खिलाफ चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सख्त कार्रवाई की है और तमाम जो चिकित्सक हैं या एएनएम हैं उन्हें अपने मूल जगह पर भेजने का काम जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य रहा है? जब विभाग का कार्यभार संभाला, समीक्षा की, सामने आया कि हमारे कई चिकित्सा संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। सीएससी पीएससी करीब 300, जहाँ पर 9 डॉक्टर और कार्मिक जो दूसरे हमारे चिकित्सा कर्मी हैं वो भी इधर उधर डेपुटेशन पे लगे हुए हैं। वेतन कहाँ से ले रहे हैं, काम कहाँ रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। हमने तय किया डेपुटेशन को समाप्त करेंगे। जो लोग जहाँ पर मूल जहाँ उनका पदस्थापन है वो लोग वहाँ पर जाए। दूसरा चीज़ सामने आई, बहुत सारे लोग डेपुटेशन अधिशेष लगे हुए हैं। 10 की जगह 20 लगे, 50 की जगह 100 लगे हुए हैं, 40 की जगह 80 लगे हुए हैं। हमने कहा जितनी पोस्ट है उस संस्थान में उतने ही लोग वहाँ रहेंगे। बाकी लोग जहाँ से वेतन ले रहे हैं हम उनको सरप्लस के वहाँ भेजेंगे जहाँ पर वैकेंट जगह है। हमने तय किया हर सीएससी पीएससी में मान लो कहीं 6 पोस्ट है तो कम से कम 2 या 3 डॉक्टर तो रहे, जिससे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री जांच योजना, चिरंजीवी योजना, डॉक्टर नहीं होगा तो इन दवाइयों को कौन लिखेगा, कौन जांच करवाएगा। हमने तय किया जो सरप्लस डॉक्टर हैं उनको उनके निश्चित रूप से उनसे ही मांगा है नाम भी, भैया आप कहाँ जहाँ वैकेंट जगह बता दो, कहाँ जाना चाहते हैं। उससे प्रपोजल लिया, डेपुटेशन हमने सारे समाप्त कर दिए। हम चाहते हैं कि एजुकेशन की तरह पूरा हमारा एप साला दर्पण हो, साला दर्पण की तरह हमारा हेल्थ दर्पण हो, पता चल जाए कौन डॉक्टर कहाँ काम कर रहा है तो कौन चिकित्सा कर्मी कहाँ है। तो इस पर हमारा विभाग पूरा काम कर रहा है और हम इसको निश्चित रूप से अप्रैल के अंत तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और हर चिकित्सा संस्थान में डॉक्टर हो, चिकित्सा कर्मी हो, निश्चित रूप से जब ये चीज़ें नहीं होगी, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, अगर ये नहीं होंगे तो जांच कैसे होगी, दवाई कौन लिखेगा, कौन उनका, निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात थी। हमने किया है और निश्चित रूप से इसको हम पूरा करें। सर, लेकिन ये भी देखने को मिला क्योंकि एसएमएस अस्पताल ही हो, वहाँ पर जो चिकित्सक आप लोगों ने सरप्लस या डेपुटेशन पर लगाए उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पहले पोस्टें कम थी, लोग कम थे, इस लिहाज से काम चल जाता था। लेकिन अब काम बढ़ चुका है। ऐसा ही आरयूएचएस, चूँकि कोरोना काल में भी कई लोगों को लगाया गया है, तो उन लोगों का किस प्रकार से समायोजन होगा? जहाँ जितने पद हैं उतने पद रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि जयपुर में नौकरी करे और भीलवाड़ा से वेतन उठा रहे हैं, वहाँ का लोग सफ़र नहीं करेंगे। अगर यहाँ काम ज़्यादा हो गया तो वित्त विभाग को हम प्रस्ताव भेजेंगे, वहाँ पर ज़्यादा पद बढ़ाए। पर जहाँ पर भीलवाड़ा है, हमारा बाड़मेर है, हमारा जैसलमेर है, हमारा हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जहाँ पर चिकित्सा कर्मी नाम मात्र के भी नहीं है। विधायकों ने अभी सवाल उठाए, उन्होंने सबने मांग की है कि हमारे चिकित्सा कर्मी नहीं लगेंगे, तो निश्चित रूप से चिंता की बात थी। इसलिए जो जहाँ से वेतन ले रहा है वहाँ पर जहाँ पोस्ट वैकेंट है वो वहाँ पर जाए, वहाँ पर काम करे। तो निश्चित रूप से अगर इन संस्थानों में एसएमएस में 100 से भी अधिक डॉक्टर सरप्लस है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। क्यों है सरप्लस? हमारे पास विराटनगर के एमएलए साहब आए कुछ दिन पहले कि मेरे 5 डॉक्टर विराटनगर से यहाँ लगा रखे डेपुटेड 2 साल से। हमने सीएमओ से पूछा, जानकारी ली, 5 नहीं 70 डॉक्टर सीएमओ फर्स्ट के यहाँ लगे हुए 2 साल से। हमने पूछा क्या काम है इनका, कोई काम नहीं, 70 को बैठने की जगह नहीं सीएमएस ऑफिस में। तो ये जिस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी थी इन लोगों ने, हमने ऊपर पाबंदी लगा दिया और हमने विधानसभा में कहा है कोई सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ मन मर्जी से अगर कोई डेपुटेशन करेगा तो उसको 16 की चार्जशीट देंगे। सर, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में विपक्ष ने भी आपकी तारीफ की है, लेकिन आज जिस प्रकार से एक मामला सामने आया कि रिश्तेदारों को जो है वो जयपुर में पोस्टिंग दी, तो उसमें आपकी आलोचना भी हो रही है, उसमें क्या स्पष्टीकरण देंगे? कोई रिश्तेदार नहीं है। कलेक्टर दौसा, सीएमएचओ दौसा, पीएमओ दौसा हमारे पास आए, वहाँ पर कुछ सरप्लस डॉक्टर थे और 3 साल से जो पीएमओ को लेकर महायुद्ध चल रहा था दौसा में, दीपक शर्मा, सीएल मीना और एक मीना और,
तो कोर्ट ने 2 बार 3 बार फैसला दे दिया, उसके बाद भी उस पर शांति नहीं हुई, अव्यवस्था हुई। कलेक्टर स्वयं आए, उन्होंने कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटा लो, सरप्लस को। हमने उनको हटा के जयपुर में लगा दिया। तो जयपुर में दीपक शर्मा को भी हम लगा रहे हैं, सबको लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सरप्लस डॉक्टर दौसा में थे उनको हमने यानी रिश्तेदारों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई मेरे कोई परिवार के भी नहीं है, न कोई गांव के हैं। मेरे लिए पूरा राजस्थान मेरा परिवार है। और निश्चित रूप से जिसका जहाँ उपयोग हुआ वहाँ पर लगा। सरप्लस है तो जयपुर आना ही था। और वो लिखा है कि ये डॉक्टर माथुर और डायरेक्टर वाले ये पहले से ही लगे हुए, हमने किसी को नहीं लगाया। हमने कलेक्टर के कहने से 7 डॉक्टर वहाँ से हटाए कि इनके कारण अव्यवस्था दौसा में 3 साल से हो रही है। तो वहाँ पर अब शांति है। 2 PMO थे, हमने दोनों को ही हटा दिया वहाँ से। तो निश्चित रूप से कलेक्टर के कहने से जो किया, कलेक्टर एक जिम्मेदार अधिकारी होता है हमारे ज़िले का, उसने दौरा किया। अब दौसा में पहले से शांति है और निश्चित रूप से वहाँ पर अब काम होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिकित्सा मंत्री का साफ तौर पर एक तरह से सफाई भी है कि कोई भी रिश्तेदार जो है वो उनका नहीं है और किसी को भी इस मामले में रियायत नहीं दी जाएगी और अप्रैल तक ये डेपुटेशन और सरप्लस कार्मिक है उन्हें सही जगह पर जो है वो भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अब पूरी तरीके से एक्शन के मोड में है। सोनिया गांधी ने पहले ही इसके संकेत भी दे दिए हैं कि हार की समीक्षा के बाद 5 राज्यों में संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। 5 राज्यों में संगठन में बदलाव के लिए लीडर्स नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान प्रभारी अजय माकन को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब पर आला कमान को अपनी राय देंगे। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में संगठन को मजबूती देने के लिए सुझाव देंगे। गोवा में रजनी पाटिल, मणिपुर में जयराम रमेश को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जितेंद्र सिंह आला कमान को यूपी की रिपोर्ट देंगे। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। रवि, ऐसा लग भी रहा था कि एक्शन में सोनिया गांधी आ गई हैं और उसी का नतीजा ये। बिल्कुल, देखिए जो कमेटी एक तरह से जो मेंबर्स बनाए गए हैं उन मेंबर्स में सबसे खास बात यह है कि ये वही लोग हैं जिनके पास स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेवारी थी। अजय माकन जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उनके पास पंजाब की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेवारी थी। अविनाश पांडे जो कि झारखंड के प्रभारी हैं, उनके पास उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेवारी थी। और बाबा जितेंद्र सिंह जो कि राजस्थान से हैं, वो भी उत्तर प्रदेश का काम देख रहे थे। अभी जिस तरह से 5 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके इस्तीफे लिए गए हैं, तो उसके बाद वहाँ की क्या स्थिति होगी, किसको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, संगठन में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या सुझाव होते हैं, इन तमाम चीजों के लिए इन सभी लीडर्स की जिम्मेवारी दी गई है। चूंकि जब चुनाव थे उससे पहले इन लोगों के पास स्क्रीनिंग कमेटी की भी जिम्मेवारी थी। ऐसे में वहाँ के हालात को भली भांति जानते थे और ये भी समझ रहे होंगे कि आखिर वहाँ किन कारणों से हार हुई है और अगर संगठन को मजबूत करना है तो उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। वहाँ के तमाम विधायकों से, वहाँ के तमाम जो लीडर्स उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद ये लोग अपना फीडबैक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खबर जयपुर से है जहां पर ड्रग कंट्रोलर विभाग पूरी तरीके से एक्शन में दिखा है। 24 से ज्यादा दवाओं को अमानक घोषित किया गया है। ड्रग कंट्रोलर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, दवाओं के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 24 ऐसी दवाइयां, इवन इससे ज्यादा, उन्हें अमानक घोषित किया गया है और उनके स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होते हुए 21 दिन बीत चुके हैं। पाबंदियों की अंबार लगा दी गई, बावजूद इसके शांति का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया। ऐसे में डर है कि अगर कुछ दिन और युद्ध चलता है तो यूक्रेन भूखमरी और महामारी का शिकार भी हो जाएगा। 21 दिनों से जारी रूस यूक्रेन में वार, बिखरता यूक्रेन, भुखमरी का वार, युद्ध से लाखों बेघर, हजारों दिए मार, लौटेगी शांति या होगा सत्यानाश।
ये तस्वीरें चीख चीख कर मानवता को मुंह चिढ़ा रही हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। बदलते दिन के साथ रूस यूक्रेन की जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जंग शुरू होने के 3 हफ्ते बाद भी दोनों देशों के बीच टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कीव में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। किसी को भी सड़कों पर आने की इजाजत नहीं है। मंगलवार को पूरी रात तेज धमाकों की आवाज सुनाई देती रही, जो कि सुबह भी जारी रही। तबाही का आलम यह है कि 24 फरवरी से चल रही इस जंग में यूक्रेन के 103 बच्चे मारे जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा मासूम घायल हो चुके हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं। अब तक से 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के मुताबिक हर दिन 1.5 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजियों के लिए बनी एजेंसी UNHCR के प्रवक्ता मैथ्यू सॉल्ट मार्श ने बताया कि यूक्रेन से पलायन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब इतनी तेजी से पलायन हो रहा है। ऐसे ही UNDP यानी बुधवार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कहा कि अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो 99% यानी 10 में से 9 यूक्रेनी भूखमरी या अत्यंत गरीबी की स्थिति का सामना कर सकते हैं। ये ऐसा दौर हो सकता है जो देश को 2 दशक पीछे धकेल देगा। इस बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से ये बात सामने आई है कि रूस के पास अब सिर्फ 14 दिन का गोला बारूद बचा है। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो रूस की सेना के लिए कीव पर कब्जा करना मुश्किल होता चला जाएगा। बौखलाहट में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। ये चिंता संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जाहिर की है और इसकी वजह है यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। यानी रूस यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध कभी भी महायुद्ध में बदल सकता है। साथ ही यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने भी यह आशंका जाहिर की है कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल हुआ तो न्यूक्लियर वर्ल्ड वार होगा। क्योंकि युद्ध शुरू होने के साथ ही पुतिन साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका या नाटो देश आए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब बुझेगी बर्बादी की ये आग। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन शांति की एक लकीर फिर से दिखी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से फोन पर बात की। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी ये बड़ा बयान दिया है। सुनिए। यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत कठिन है, लेकिन कुछ समझौतों पर सहमति बन रही है। वहीं यूक्रेन की भाषा में भी नरमी साफ दिख रही है। अब रूस की ओर से ज्यादा यथार्थवादी मांगे की जा रही हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होने जा रहा है। ये सारी बातें उम्मीद की वो किरणें हैं जिससे युद्ध का अंधेरा छटेगा और न सिर्फ इंसान बचेंगे बल्कि इंसानियत भी बचाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा से है, जहां कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं मजदूर। रात को कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जिला कलेक्टर से मिलने के लिए ये सभी मजदूर पहुंचे हैं। दिहाड़ी नहीं मिलने से ये सभी नाराज हैं। पुलिस ने मजदूरों से समझाइश की है, मजदूर दिहाड़ी की मांग पर अड़े हैं। रात में कलेक्टर ऑफिस में रुकने की ये सभी मजदूर बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कलेक्टर ऑफिस ये सभी मजदूर पहुंचे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं और इनकी दिहाड़ी इन्हें नहीं मिली है, जिसके बाद ये सभी कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए। जयपुर से खबर है, जहां एक दुष्कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। निजी स्कूल का संचालक गिरफ्तार हुआ है। संचालक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। 12 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जगन्नाथपुरा में निजी स्कूल का डायरेक्टर है आरोपी। छात्रा को फेल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को इसने अंजाम दिया था। 2 महीने पहले स्कूल में कई बार इसने दुष्कर्म किया। और अब आपको दिखाते हैं जोधपुर का खास फाग उत्सव।
जिसमें मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। देखिए रिपोर्ट। होली पर चढ़ा सियासी रंग, फाग उत्सव में मोदी मोदी, महिलाओं पर छाया मोदी का जादू। होली के रंग मोदी मास्क के संग, यहां भी मोदी वहां भी मोदी, इधर भी मोदी उधर भी मोदी, मैं भी मोदी तुम भी मोदी, जहां देखो बस मोदी ही मोदी। जी हां, तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां फाग उत्सव में मोदी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी मास्क पहनकर महिला और पुरुष ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरक रहे हैं और सबके चेहरों पर मोदी मास्क ही है। किया है मोदी जी ने और ये हमें मना रहे हैं। फागुन उत्सव बहुत अच्छा लग रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हर साल ये उत्सव होता ही रहे। यहाँ पर फागु उत्सव मनाया जा रहा है। सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी होकर, और मेरे को इन्होंने आज कल शाम को बोला था कि हमको मोदी जी का मास्क चाहिए, तो मेरे को भी एक बार यूँ आश्चर्य हुआ कि मोदी जी का मास्क, तो क्या हम फागु उत्सव मनाएंगे तब मोदी जी का मास्क पहन के। दरअसल फाग उत्सव के आयोजन से पहले महिलाओं ने मोदी मास्क की डिमांड रखी, जिसे आयोजकों ने पूरा भी किया। होली का त्योहार है, रंगों की धूम है और इस रंग में एक रंग राजनीति का भी है। मोदी के मास्क पहनकर महिलाएं फागोत्सव की धूम में मस्ती में सराबोर है। वजह भी साफ है, जहां उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार की जीत है तो वहीं काम की भी तारीफ, साथ ही साथ त्योहार की मस्ती भी। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।